हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ग्लूकोनियोजिनेसिस। सो ये जो नोट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये और किसी के नहीं है, डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स के नोट है। आप इनको जरूर देखना, वीडियो को एंड तक देखना, आपको बिल्कुल सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको, क्योंकि इतना अच्छा पढ़ाते हैं डॉक्टर नजीब की मैं बता नहीं सकती। तो ये मैंने शॉर्ट करने के लिए वीडियो, क्योंकि 2 आवर्स होते हैं, इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने इन नोट्स को बनाया है। तो आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ग्लाइकोलिसिस है, उसमें आपने क्या देखो, पहले आपको पता होना चाहिए ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या है। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जिनेसिस मतलब जनरेशन। सो हम नया ग्लूकोज बनाएंगे, मतलब कि जैसे हमारा नॉन कार्बोहाइड्रेटिक सोर्स से हम न्यू ग्लूकोज बनाएंगे, जैसे लिपिड, अमीनो एसिड्स, इनका यूज करके हम नया ग्लूकोज बनाएंगे। क्यों नीड है हमें ग्लूकोज बनाने की, मैं आपको थोड़ा बेसिक बता रही हूँ, फिर हम स्टार्ट कर देंगे। क्यों नीड है हमें ग्लूकोज बनाने की, आप खुद सोचिए। जैसे कि हमारे कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन है, हमारी आरबीसीज है, इनको कंटिन्यूसली सप्लाई चाहिए ग्लूकोज की। ब्रेन आपको पता है ना कितना सुप्रीम ऑर्गन है, कंटिन्यूसली उसको ग्लूकोज चाहिए। अब मान लो किसी ने फास्टिंग की, या मान लो कोई जैसे कोई कुछ लोग होते हैं जिनको खाना नहीं मिलता, अब मान लो उनको कई दिनों तक खाना ना मिले तो क्या होएगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ग्लाइकोजन है तो स्टोर, उसको यूज कर लेंगे, लेकिन ग्लाइकोजन का स्टोर है वो 24 आवर्स के लिए में खत्म हो जाता है। सो उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद जो उनके अंदर लिपिड, अमीनो एसिड है, वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर जाएंगे और उनसे हम ग्लूकोज नया बनाना स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कर ही क्यों रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो ग्लूकोज है, ब्रेन वगैरह सेल को, आरबीसी को, इनको ग्लूकोज की कंटिन्यूसली सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो वो फंक्शन अच्छी तरह नहीं करेंगे, हाइपोग्लाइसेमिक शॉक लग सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लाइपोलिसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेटिक सोर्स से नया ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब कैसे बनाएंगे हम नया ग्लूकोज, आप खुद सोचिए। जैसे ये रिएक्शन हमारे ग्लाइकोलिसिस पाथवे की, इसमें से फर्स्ट दिख रहा है आपको, फर्स्ट एंड द थर्ड एंड द 10th स्टेप और इरिवर्सिबल रिएक्शन, और सारे रिवर्सिबल है, मतलब कि अगर हमारे अंदर ग्लूकोज की कमी हुई तो रिवर्स हो जाएंगे और सारे। लेकिन जो फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप है ये इरिवर्सिबल है। सो इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के, कुछ इनसे अलग जो काइनेजेस है, पीपीएफके है, जो हमारा पाइरुवेट काइनेसिस होता है, इनसे अलग कुछ एंजाइम चाहिए। तो दैट्स अबाउट द ग्लूकोनियोजिनेसिस। मैंने आपको थोड़ा मोटा मोटा बताया है। सो लेट्स स्टार्ट इट, कैसे हम करते हैं, ओके। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोनियोजिनेसिस है क्या, अब आप ये नोट्स आप ये साथ साथ बना सकते हो, या फिर आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हो कि ग्लूकोनियोजिनेसिस की नीड क्यों है। व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग न्यू ग्लूकोज in our body from non-glucose sources like lipids, amino acids, that is known as gluconeogenesis. New genesis मतलब generation. Why we need to synthesize new glucose? क्यों? क्योंकि नॉर्मली देखो, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो क्या होता है कि जैसे ये हमारी ब्लड सप्लाई है, ठीक है, यहाँ इसमें कैसे जाता है कि पहले हमारा यहाँ पे होता है, हमारा स्टमक है, स्टमक से जो जीआईटी है वहां से आएगा लीवर में ग्लूकोज, और ग्लूकोज से चला जाएगा हमारा इनमें, हमारे ब्लड वेसल्स में। लेकिन अगर लेट्स सपोज दिस सप्लाई स्टॉप, अगर ये स्टॉप हो गई, सो क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है ब्लड में, ये तो कंटिन्यूसली यूज किया जाएगा ब्रेन के द्वारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ग्लूकोज का लेवल कम होने लग जाएगा। लेकिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज का कांस्टेंट लेवल होना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको ग्लूकोज की कंटिन्यूस सप्लाई मिलनी चाहिए। तो फिर अब ग्लूकोज आएगा कहाँ से, ना तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से यूज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो अब क्या करेगा, हमारा जो लीवर है वो न्यू ग्लूकोज प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा, ग्लूकोनियोजिनेसिस करेगा। सो लेट्स देख, नॉर्मली ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम जीआईटी एंड टेकन टू लीवर। अब देखो लीवर क्या है, मोस्ट ऑफ ग्लूकोनियोजिनेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोनियोजिनेसिस होएगी कहाँ, कि मोस्ट तो लीवर में होती है, थोड़ी बहुत हमारी किडनी में भी हो जाती है, और एपिथेलियम ऑफ जीआईटी में भी, राइट। सो देखिए अब हम आगे चलते हैं। देयर आर सम टिश्यूज इन द बॉडी। क्यों नीड हमें, क्योंकि कुछ ऐसे टिश्यू है हमारी बॉडी में जिनको एब्सोल्युटली डिपेंडेंट है वो ग्लूकोज पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आरबीसी, किडनी, टेस्टिस, कॉर्निया, जिनकी रिक्वायरमेंट कॉन्स्टेंट सप्लाई हमें देनी पड़ेगी हमें ग्लूकोज की, राइट। अब देखिए, वो तो यूजुअल सिचुएशन थी कि जीआईटी से आ रहा है ग्लूकोज लीवर में, लीवर से ब्लड में जा रहा है, ब्लड से यूटिलाइज किया जा रहा है ब्रेन के द्वारा, उनके द्वारा। अब मान लो फास्टिंग स्टेज में जीआईटी से जो लीवर में जा रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, फ्रॉम द ब्लड ग्लूकोज इज
बीइंग कॉन्स्टेंटली यूटिलाइज, लेकिन ब्लड ग्लूकोज, जो ब्लड में ग्लूकोज वो तो कॉन्स्टेंटली यूटिलाइज हो जाएगा, तो ग्लूकोज लेवल स्टार्ट गोइंग डाउन, बॉडी हैज डिफेंस मैकेनिज्म। अब ग्लूकोनियोजिनेसिस और ग्लूकोजिनोलिसिस होएगी, डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो एक कांस्टेंट डेंजरस ड्रॉप ग्लूकोज को प्रिवेंट करेंगे, बिकॉज यू हैव टू सप्लाई ग्लूकोज कॉन्स्टेंटली टू सीएनएस, आई, टेस्टिस एंड किडनी। अब हाउ टू मेंटेन गुड ग्लूकोज सप्लाई, कि हमें हमेशा गुड ग्लूकोज की सप्लाई कैसे मेंटेन करेंगे हम, देखो तो हमारा क्या होता है कि नाउ लीवर कम्स इन एक्शन। लीवर में क्या क्या है, ग्लाइकोजन का स्टोर है, तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होने लग जाएगा ग्लूकोज में, राइट। और क्या होएगा, ग्लूकोनियोजिनेसिस हो जाएगी, नया ग्लूकोज बनने लग जाएगा। तो दो प्रोसेस होंगे, एक ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन होने लग जाएगा किसमें, ग्लूकोज में, राइट। सो लेट्स सी, लीवर स्टार्ट रिलीजिंग ग्लूकोज इनटू सर्कुलेशन इन फास्टिंग स्टेज। जीआईटी से नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लीवर कहता है मेरे पास है कुछ स्टोर, मैं भेज देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम दिस स्टोर हाउस ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा और वो फिर किस में चला जाएगा, हमारी ब्लड वेसल्स में चलाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। When most of the glucose in form of glycogen is depleted, ग्लाइकोजन का जो स्टोर है वो 24 आवर ही चलता है, उसके बाद ये भी डिप्लीट होने लग जाता है। तो अब अनदर वे क्या है, लीवर स्टार्ट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजिनेसिस। रिवर्स हो जाएगी ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल्स की रिएक्शन, ठीक है। देखो ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द ग्लाइकोजन इज यूटिलाइज्ड इन 12 to 24 आवर्स, ठीक है। ग्लाइकोजन तो यूटिलाइज हो जाएगा, तो अब हम क्या करना पड़ेगा, न्यू ग्लूकोनियोजिनेसिस करनी पड़ेगी हमने, राइट। अब मैं बताती हूँ, अब आप खुद सोचिए कि चलो ग्लूकोनियोजिनेसिस तो कर लेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ग्लूकोज तो आ नहीं रहा, नया ग्लूकोज बनाना है कहाँ से, लिपिड वगैरह आ सकते हैं ना, जो हमारे लिपिड की क्या होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है, तो ग्लिसरॉल आ सकता है, ग्लिसरॉल को फॉस्फेट ऐड कर देंगे, ग्लिसरॉल फॉस्फेट बना देंगे उसका। पाइरुवेट कहाँ से आएगा, लैक्टेट की फॉर्म में आ सकता है मसल्स के द्वारा, ठीक है। तो पाइरुवेट की डिफरेंट रॉ मटेरियल देखेंगे हम, तो वी हैव टू सप्लाई पाइरुवेट, कि पाइरुवेट तो होएगा, जब पाइरुवेट होएगा तभी तो पूरे वापस ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस रिवर्स होएगा और वापस हमारा ग्लूकोज बनेगा। सो पाइरुवेट कहाँ से डिराइव होगा ये देखना। तो पाइरुवेट फर्स्ट क्या है कि पाइरुवेट कैन बी डिराइव फ्रॉम लैक्टेट, पाइरुवेट को हम डिराइव कर सकते हैं कहाँ से, लैक्टेट से। जैसे हमने पढ़ा था ना रिएक्शन कि पाइरुवेट से लैक्टेट चला जाता है किस सेल्स में, जैसे जो आरबीसीज एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रही हैं उनमें जो NADH बन रहा था उसको रिस्टोर करने के लिए NADH वापस कन्वर्ट हो जाता है NAD पॉजिटिव में, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, राइट। अभी ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होती, तो ये वापस ऐसे चली जाएगी NAD पॉजिटिव वापस NADH में, लैक्टेट से हमारा पाइरुवेट बन जाएगा। ये है हमारा लैक्टेट का बेसिस, दिख रही है आपको ये रिएक्शन जो मैंने करके दिखाई थी, पाइरुवेट से कैसे लैक्टेट बन रहा है। ओके, इफ we have lactate we can produce pyruvate, from where we can get lactate। अगर मान लो हमारे पास लैक्टेट है तो हम पाइरुवेट बना सकते हैं। अब लैक्टेट कहाँ से आएगा, सोचो लैक्टेट कहाँ से आएगा यार, कि एक तो मसल से आ सकता है, मसल्स होती है ना, जैसे मसल्स के अंदर भी तो ग्लाइकोजन का स्टोर है ना। अब मान लो मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन का स्टोर है, सो हम कहेंगे ग्लाइकोजन का स्टोर है, ब्लड को ग्लूकोज चाहिए, ब्लड में हमने ग्लूकोज ट्रांसफर करना है ना, मसल्स के पास ग्लाइकोजन, तो मसल ग्लाइकोजन को सीधा ग्लूकोज में तोड़े और भेज दे ब्लड के पास, ताकि और ब्रेन वगैरह में जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टिश्यू उनके पास भी चला जाए। लेकिन ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होएगा किसके अंदर, ग्लाइकोजन सीधा ग्लूकोज के अंदर नहीं, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, राइट। अब मैं देखो आपको पीछे दिखाती हूँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर ब्रेक डाउन होता है, दिख रहा है आपको ये रिएक्शन कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर ब्रेक डाउन होता है हमारा ग्लाइकोजन सीधा ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे और भेज दे ब्लड के पास। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मसल के पास ये काइनेसिस एंजाइम नहीं होता, काइनेसिस तो होता है सॉरी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट, अब फॉस्फेट हमने हटाना पड़ेगा ना, ये यहाँ से हमने यहाँ कन्वर्ट करनी है तो फॉस्फेट हटाना पड़ेगा, फॉस्फेट हटाएंगे तो फॉस्फेटेजिस, तो इसके पास फॉस्फेटेजिस एंजाइम नहीं होता, ग्लूकोज फॉस्फेटेजिस नहीं होता, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसीलिए फिर वो ये सारी रिएक्शन करेगी और फिर क्या करेगी, यहाँ पाइरुवेट से लैक्टेट बना देगी, देन लैक्टेट ट्रांसपोर्ट होएगा, राइट। तो देखिए आप, दिख रहा है,
from muscle. As our body is on fasting state, our muscles start breaking down their glycogen store, right? अब देख ग्लाइकोजन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से सारी हमने रिएक्शन की, पायरुवेट बन गया, पायरुवेट से हमारा क्या बन जाएगा, लैक्टेट, एंड देन लैक्टेट गेट ट्रांसपोर्टेड, ओके? तो मसल से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बने, बट मसल्स डोंट हैव एंजाइम दैट कैन कन्वर्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बैक टू ग्लूकोज, दैट्स व्हाई दे कन्वर्ट इट इनटू लैक्टेट. मसल कैन नॉट रिलीज ग्लूकोज इनटू, देखो मसल कैन नॉट रिलीज ग्लूकोज इनटू द ब्लड बिकॉज इट डजंट हैव ग्लूकोज फॉस्फेटेज. ठीक है, ये मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया, 2-3 बार पढ़ोगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा. इसलिए वो पायरुवेट, पायरुवेट से लैक्टेट, लैक्टेट ट्रांसफर हो जाता है लीवर के पास. ठीक है, कुछ पायरुवेट डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा लीवर के पास, फिर पायरुवेट से ग्लूकोज बन जाएगा. लैक्टेट कम फ्रॉम आरबीसीज. आरबीसीज आपको पता है ना, आरबीसीज कौन सा रेस्पिरेशन करती है, एनारोबिक. एनारोबिक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है लैक्टेट बनेगा. एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है तो कुछ लैक्टेट हमारा आरबीसी ऐसे आ जाएगा, क्योंकि आरबीसीज को भी तो कांस्टेंट ब्लड ग्लूकोज सप्लाई चाहिए. आरबीसी ये थोड़ी ना कि ग्लूकोज कम है तो खाली बैठ जाएंगी, वो अपना तो ग्लाइकोलिसिस करते रहेंगे, जो लैक्टेट बनेगा वो भेज देंगे लीवर के पास, लीवर फिर नया ग्लूकोज स्टार्ट बना देगा, फिर वो नया ग्लूकोज फिर से आरबीसी के पास जाएगा, और यही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा. ठीक है, तो अब देखिए आप, पायरुवेट एलानिन क्या है, अमीनो एसिड है. अमीनो एसिड के अंदर कौन सा ग्रुप होता है, NH2. अगर मैं NH2 ग्रुप को हटा दूं तो क्या बन जाएगा, पायरुवेट बन जाएगा, राइट? तो एलानिन रिलीज्ड इनटू ब्लड, गो टू लीवर, एलानिन से NH2 बना दिया, फिर पायरुवेट बन गया, फिर से पायरुवेट मिल गया हमें. दिस प्रोसेस जो ये हो रहा है ना, वो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये किडनी में भी होता है, ये बात ध्यान रखा. तो पायरुवेट की क्या क्या सोर्स है, पायरुवेट एक तो डायरेक्ट पायरुवेट की फॉर्म में आ गया, एक लैक्टेट की फॉर्म में आ गया, एक एलानिन की फॉर्म में आ गया, एक एडिपोसाइट है. अब खुद सोचो यार, ये फॉर्म में आ तो रहे हैं, अब मेरे को वापिस जाना है, वापिस मतलब एनाबॉलिक रिएक्शन करनी है, तो कुछ एटीपी की यूज भी होगी. तो एटीपी कहाँ से आएगी, सेल के पास तो ग्लूकोज है ही नहीं, एटीपी कहाँ से आएगी. एटीपी आपने पढ़ा है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, वहां से आएगी. जैसे एडिपोसाइट है, उनके अंदर क्या है, ट्राइग्लिसरॉल है, ट्राइग्लिसरॉल को हम तोड़ेंगे, एक क्या है ट्राइग्लिसरॉल, मतलब एक ग्लिसरॉल है, और क्या 3 फैटी एसिड चेन है, इनको ब्रेक डाउन करेंगे, फैट सेल ब्रेक डाउन देयर ट्राइग्लिसरॉल इनटू ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड. अब जो ये ग्लिसरॉल है इज टेकन अप बाय द लीवर, इन लीवर दीज आर एंजाइम व्हिच ऐड फॉस्फेट टू ग्लिसरॉल. ठीक है, तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट बन जाएगा, और ग्लिसरॉल फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डाईहाइड्रोक्सी, सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद DHAP, डैप. ठीक है, डैप याद कर लो, राइट? डैप में कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट. पहले देखो एडिपोसाइट्स है, हमने न्यू ग्लूकोनियोजेनेसिस करना है, तो फैट सेल्स हैं, वो ब्रेक डाउन कर, फैट सेल्स में जो हमारा ट्राइग्लिसराइड्स है वो ब्रेक डाउन करेंगे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में लीवर के पास जाएगा, ग्लिसरॉल में फॉस्फेट ऐड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ काइनेज. ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो बना है, अब उसको बार बार सीरीज ऑफ कन्वर्जन के बाद क्या बन जाएगा, वो DHAP. सो एक ग्लाइकोलिसिस का एक प्रोडक्ट है, तो फिर एक भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है. अदर अमीनो एसिड भी हैं जो डीएमिनेशन के बाद ऐड हो सकते हैं, जैसे कि अल्फा कीटोग्लूटरेट, प्रोपिनाइल कोए. ठीक है, तो ये है, इनको भी बोलते हैं ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड. अल्फा कीटोग्लूटरेट आपको पता है ना, इनमें अमीनो एसिड डीएमिनेशन के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं. ऐसे ही कुछ अमीनो एसिड जो ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनको बोलते हैं ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड. ठीक है, अब देखो बीटा, अब आएगा कहाँ, देखो कुछ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ओड चेन मतलब अनइवन चेन. तो प्रोपायोनेट है, उससे क्या हो जाएगा, सक्सिनाइल कोए 3 है, इसके अंदर भी 3 होते हैं, राइट? वेरी नेग्लिजिबल होता है. प्रोपायोनेट इन सक्सिनाइल कोए, याद रखने हैं, 3 से याद हो जाएगा. ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे में बताया फर्स्ट, थर्ड और 10th रिएक्शन इरिवर्सिबल है, तो हमें कुछ डिफरेंट एंजाइम चाहिएगा. और तो भाई भगवान ने सोचा आप इतना पढ़ रहे हो, चलो थोड़ा आसान कर देते हैं. 3 ही रिएक्शन है, जो कौन सी है, ये फर्स्ट, थर्ड एंड 10th, ये इरिवर्सिबल है, इनके लिए हमें डिफरेंट एंजाइम चाहिएगा. और सेम है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं फॉस्फेट है, ये देखो मैं ऊपर से बता देती हूँ, यहाँ फॉस्फेट है, यहाँ फॉस्फेट हटाना है, यहाँ पे काइनेज लिख रहा है ना इस रिएक्शन के लिए. अगर मैं ये वाली रिएक्शन करूंगी, मुझे फॉस्फेट हटाना पड़ेगा, तो कौन सा लूंगी, फॉस्फेटेजिस. ग्लूकोज है तो ग्लूकोज फॉस्फेटेजिस, राइट? सिमिलरली है, यहाँ पे क्या रहता, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेसिस. अगर अब भी मुझे यहाँ पे फॉस्फेट हटाना पड़ेगा ना, एक फर्स्ट पोजीशन वाला, तो क्या हो जाएगा, फोस्फोफ्रक्टोफॉस्फेटेजिस. दैट्स इट, 2 बहुत सिंपल है. थर्ड वाली है थोड़ी डिफिकल्ट, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगी इसको. देखिए, पायरुवेट से कुछ शटल सिस्टम करना पड़ेगा कि पायरुवेट से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए, कि पायरुवेट से ये वाला हमने रिएक्शन करनी ना पड़े और ऐसे आ जाए, राइट?
पायरुवेट जाएगा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पायरुवेट इज, लेट्स सपोज दिस इज आवर माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट से अब हम क्या करेंगे, पायरुवेट इज हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन, इसको OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो क्रैब साइकिल का एक प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन होता है, 4 कार्बन, तो मुझे मतलब एक CO2 ऐड करनी पड़ेगी इसके अंदर, राइट। CO2 ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, कार्बोक्सिलेज, तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, दिख रहा है आपको, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम इज यूज्ड। अब जो है ऑक्सैलो एसिटेट है, आप खुद सोचिए क्रैब साइकिल इतना इंपॉर्टेंट एंजाइम, क्या माइटोकॉन्ड्रिया इसको जाने देगी ऐसे, क्या माइटोकॉन्ड्रिया इसको जाने देगी, बिल्कुल भी नहीं जाने देगी। अब ये बाहर कैसे निकले बेचारा, इतना इंपॉर्टेंट है ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया बाहर ही नहीं जाने देगी। तो ये कहेगा कि चलो मेरे को मैलेट में कन्वर्ट कर दो, तो ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको पता है ना ऑक्सैलो एसिटेट जब मैलेट में कन्वर्ट होता है तो NaDH से NaD में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एंजाइम होगा कौन, MD, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर मैलेट बाहर आ गया, मैलेट बाहर आ गया। अब मैलेट काम तो ऑक्सैलो एसिटेट का, वापस कन्वर्ट कर दो ऑक्सैलो एसिटेट में, राइट सॉरी। तो यहाँ पे भी कौन सा एंजाइम लगेगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब मैलेट डिहाइड्रोजिनेज को डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, सॉरी ऑक्सैलो एसिटेट को हम कन्वर्ट कर देंगे पेप में। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा, आप खुद सोचिए। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये 3 कार्बन ये 4 कार्बन, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, तो कार्बोक्सिलेज काइनेज कुछ ऐसा होगा, राइट। अब देखो मैंने जो एंजाइम बताया था कि पायरुवेट से जब OAA में कन्वर्ट करते हैं 3 कार्बन 4 कार्बन, एक CO2 ऐड कर रहे हैं, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का यूज कर रहे हैं, तो इसको जो कंट्रोल करते हैं वो है MBA, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इज MBA का मतलब क्या है, M से मैग्नीज और मैग्नीशियम, B से बायोटीन और A से ATP और एसिटाइल कोए। ये सब होने चाहिए इसकी एक्टिविटी के लिए, राइट, कि ATP भी होनी चाहिए क्योंकि यार कोई भी सिंथेसिस हो रही है ना तो ATP की रिक्वायरमेंट भी होगी। ATP कहाँ से आएगी, बीटा ऑक्सीडेशन से। एसिटाइल कोए कहाँ से आएगा, जो फैटी एसिड है ना वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाते हैं बीटा ऑक्सीडेशन में, राइट, तो एसिटाइल कोए वहां से आ जाएगा। बायोटीन मैग्नीशियम ये सारे चाहिए हमें। बायोटीन, अब मान लो बायोटीन या क्लिनिकल है, हेल्प्स दिस एंजाइम टू ट्रांसफर CO2। इफ बायोटीन इज नॉट प्रेजेंट देन देयर इज नो ग्लूकोनियोजिनेसिस। सब जो एग खाते हैं ना कच्चे, उनके अंदर एग के अंदर एक एविडीन होता है जो इस बायोडीन के साथ बाइंड कर जाता है, सो उनको ये दिक्कत आती है ग्लूकोनियोजिनेसिस में, राइट। ये देखिए मैंने आपको बता दिया कि फास्टिंग होगी, फैटी एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है, ATP रिलीज होती है, यहाँ से आया है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एसिटाइल कोए वेरी पावरफुल स्टिमुलेटर है यार पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का, ठीक है। ऑल्सो कंबाइंड विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, आगे पूरी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कर देगी, फिर से ATP जनरेट होगी, राइट। तो यहाँ से भी ATP जनरेट हो रही है ना कि पूरी क्रैब साइकिल में तो एनर्जी रिलीज होनी है। तो पायरुवेट ऑक्सैलो एसिटेट इज नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ मोटर बिकॉज वी नीड टू मूव इट आउट, ठीक है, हमें जरूरत है इसको मूव करने की, सो दैट न्यू ग्लूकोजिनोजिनेसिस टेक प्लेस। OA मैलेट NaDH NAD पॉजिटिव, सारी ये रिएक्शन मैंने आपको पहले ही करा चुकी हूँ मैं, ऑल हैव बीन डन अर्लियर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो ये एंजाइम क्या बताया था मैंने, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, जैसे मैंने बताया था ना कि जो ऑक्सैलो एसिटेट को फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। लास्ट पेज रह गया, 2 मिनट और देख लीजिए आप, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं इनसे ना। ये सारा हो चुका है। इसमें किसकी चाहिए, यहाँ पे तो ATP यूटिलाइज हो रहा था, राइट, यहाँ पे क्या लगेगा GTP, व्हाट GTP, याद रख लेना इस बात को भी। थर्ड रिएक्शन मैंने ये भी बता दिया आपको सारा, ठीक है। ये थर्ड रिएक्शन में क्या क्या चाहिए, यहाँ पे क्या है फोस्फेटेज यूज होएगा, ठीक है। थर्ड रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन में क्या क्या चाहिए देखो, यहाँ पे बताया स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज चाहिए था। सो यही है, थोड़ी बहुत इसमें मैं जानती हूँ कि वीडियो इतनी अच्छी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ में आया हो, कुछ लगा हो कि हाँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आगे भी आपको ऐसे लेक्चर मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं डॉक्टर नजीब के नोट्स से ही पढ़ना, यार उनके नोट्स से ही पढ़ लोगे ना, वो भी सफिशिएंट है, इतना अच्छा हर चीज़ की क्लिनिकल कोरिलेशन बता देते हैं ना। ये तो सिर्फ एक वे है कि मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं टाइम नहीं है तो कर नहीं पाते, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट किया है मैंने। अगर मेरा सपोर्ट मिलेगा तो मैं ऐसे ही बनाती रहूँगी और लेक्चर। एंड थैंक यू सो मच।